तो ग्रेविटेशन यानी क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। हमारे एकेडमी का नाम है ओएसआर एकेडमी और सब्जेक्ट इज फिजिक्स। ग्रेविटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन 12th क्लास। ओके, सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में आइडिया किसने बताई थी? आइजैक न्यूटन ने। एक एप्पल था, एप्पल उसके सर के ऊपर गिरा तो उसको लगा कि सर के ऊपर ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। उसके पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था, बट ये किसी के ध्यान में नहीं आया और उन्होंने बताया कि अर्थ में ऐसा कुछ तो भी पावर है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले लॉ में न्यूटन ने बताया था कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और दैट इज अट्रैक्टेड बाय वन काइंड्स ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। इसका मास m है, इसका कैपिटल M है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली का मतलब समझ में आया ना, इन्वर्सली यानी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r यानी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू बॉडीज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, यानी एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी का मास डायरेक्टली पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m एंड कैपिटल M। स्मॉल m be the mass of one body and capital M be the mass of other. This is proportionality sign. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दे। एंड प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, यानी जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोपोर्शनल करेंगे या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दे इनवर्सली यानी 1/r²। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होगा वो क्या लिया? जी इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फोर्स है F21 एंड F12, यानी F21 यानी फोर्स अप्लाई बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड, F21 यानी F12 यानी फोर्स अप्लाई बाय द सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ऑलवेज 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² कैसे है? F समझो अभी ये F है, तो G की वैल्यू कैसे होगी? G की वैल्यू होगी G इज इक्वल टू F r² अपॉन m1 m2। तो दोनों का यानी यूनिट क्या होगा? F का यूनिट न्यूटन, r यानी डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर और मास का यूनिट kg इंटू kg यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो एक्सीलरेशन सबको पता है, एक्सीलरेशन यानी जैसे कि हम लोगों ने समझो अर्थ से कोई भी बॉडी को ऊपर फेंका तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी यानी क्या हो गया? स्पीड डिक्रीजेस। तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन, दैट इज डी एक्सीलरेशन। ऊपर से अगर बॉडी नीचे आ गई समझो तो वो स्पीड इंक्रीज होगी, दैट इज एक्सीलरेशन। यानी तो ये एक्सीलरेशन हो गया। तो अर्थ का एक्सीलरेशन क्या है? दैट इज कॉल्ड एज द स्मॉल g, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल G इज नॉट ए ग्रेविटेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, दैट इज नॉट अ ग्रेविटेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड होल यूनिवर्स के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है? सेम है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बट ये जो है ये प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती है, यानी समझो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो समझो हम लोगों ने दूसरा एक मून इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 है। तो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती है, यानी ये अर्थ पे भी वेरी हो सकती है, प्लैनेट पे भी कम ज़्यादा हो सकती है, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। And this acceleration due to gravity change every place on a planet. On the moon the value of acceleration due to gravity on the 1/6 on the surface of the earth, यानी ऐसी चेंज होती है। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन G एंड G और G का रिलेशन क्या है?
तो कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ समझो, स्मॉल एम भी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा उसका मास स्मॉल एम है। स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, कैपिटल आर विद द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रिलेशन बिटवीन जी एंड जी क्या है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वेट इक्वल टू एम एम गेट कैंसल, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो रिलेशन क्या है इसका, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दिस इज, यानी ऐसे ही हाइट पे अगर जाएगा तो हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, कम होगी, तो दैट इज जी एच, तो एम जी एच इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको कैंसिल किया तो ये आएगा। अभी ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करो, डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। तो ये हम लोग कोई भी हाइट के लिए यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाइट है तो, और कम हाइट है तो उसके लिए आगे फार्मूला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट है, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट है, देखो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट को जो लॉन्च करते हैं। तो इनिशियली सैटेलाइट इज केप्ट ऑन द टिप ऑफ द रॉकेट, ओके, टिप ऑफ द रॉकेट यानी समझो ये रॉकेट है, तो रॉकेट के ऊपर रखा तो सैटेलाइट पहले डिजायर हाइट तक जाएगा, समझो ये जो हमको रेड दिख रहा है तो ये समझो सैटेलाइट है, सैटेलाइट यहाँ से हम लोगों ने लॉन्च किया यहाँ तक गया, बाद में ऐसे वो लॉन्च करने के बाद अर्थ के अराउंड में घूमेगा, तो दैट इज कॉल्ड एट द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। वाई इट हैज़ नेसेसरी 2 स्टेज रॉकेट, 2 स्टेज रॉकेट की ज़रूरत क्या है, 2 स्टेज यानी समझो एक स्टेज एक सेकंड स्टेज, ये रॉकेट है, तो ये फर्स्ट स्टेज जो है इसमें फ्यूल रहता है, इसको बर्न किया तो फर्स्ट स्टेज सीधा जाएगा, तो उसको क्या करेगा, डिज़ायर हाइट तक लेके जाएगा, डिज़ायर यानी आपको जितनी हाइट चाहिए उतनी, मिनिमम हाइट सैटेलाइट की कितनी रहती है 36,000 किलोमीटर, तो डिज़ायर हाइट तक लेके जाएगा, और वहाँ से क्या करेंगे, डिज़ायर हाइट तक लेके जाने के बाद वहाँ से हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो उसके लिए सेकंड स्टेज का बर्न करना पड़ेगा फ्यूल, पहली स्टेज ऊपर लेके जाएगी, दूसरी स्टेज ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, तो इसके लिए हम लोगों को 2 स्टेज रॉकेट चाहिए। तो इनिशियली फर्स्ट स्टेज को इग्नाइट करो, बाद में सैटेलाइट मूव टू डिजायर हाइट, इग्नाइट डीअटैच द फर्स्ट स्टेज विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल, एंड देन सैटेलाइट मूव टू ए 90 डिग्री, and then satellite move in a horizontal direction, and then it move in a circular path around the earth, this is earth, okay। तो ऐसे ये घूमेगा, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, ओके। तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में कुछ कंडीशन है, क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अभी यहाँ पे देखो ये इसमें कुछ वेलोसिटीज़ है, अभी v क्या है, v यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ओके, v यानी क्या है एस्केप वेलोसिटी, और h यानी क्या है हाइट, r यानी क्या है रेडियस। तो ये v जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बराबर है, इसके ऊपर डिपेंड है, यानी ये सैटेलाइट कैसे घूमेगा। तो देखो यहाँ पे पहली स्टेज सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट, ये अर्थ है, कब घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी सैटेलाइट मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ओके। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मूव इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मूव इन पैराबोलिक पाथ, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ विच ए सैटेलाइट शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस सो दैट इट ऑर्बिट इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। देन यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो सैटेलाइट को प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं, एक बार और देख लेना, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। Kepler was the scientist who born at 27 December in 1571, और उनकी डेथ हुई, डाइड एट 15 नवंबर 1613। बहुत कम लाइफ थी केपलर जी की,
यानी 71 to 30 यानी 60 to 59 ईयर तक उनकी लाइफ थी, बट उन्हीं लाइफ में उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए। केपलर लॉ के बारे में, केपलर का फर्स्ट लॉ था, क्या हुआ इन 1609 what happened, Kepler was the German astronomer who analyzed the data on planetary motion collected by Danish physicist Tycho Brahe. From his analysis, he was able to formulate the three laws on planetary motion, that is called as the Kepler first, second and third law. What was the first law? First law, that is called as the law of orbit. सबसे पहले केपलर जी ने सन है, सन, तो every planet revolving around the sun in an elliptical orbit with the sun is situated at one focus of ellipse. यानी सबसे पहले केपलर जी ने बताया कि हर प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन यानी सन के अराउंड में घूमता है और सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। सन एक प्रकार का क्या है, फोकस है इलिप्स का। ओके, देन यानी प्लैनेट अराउंड विद द सन कैसे घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये पहला लॉ था। ओके ओए, ठीक है। बाद में केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरिया, whenever planet revolving around the sun तो it shifts out equal area in equal interval of time। तो समझो रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम सन टू प्लैनेट, सन से प्लैनेट तक ये हम लोगों ने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये रेडियस वेक्टर समझो यहाँ से ये रेडियस वेक्टर, तो प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ पे जाएगा यानी समझो दिस डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट टू द सन, तो स्पीड इंक्रीज है, सन के पास में इसलिए स्पीड बढ़ जाएगी, बट ये डिस्टेंस सन से दूर है तो स्पीड कम हो जाएगी। हम लोगों ने यार ऐसे ही कंसिडर किया, तो समझो यहाँ से ए टू बी जाने के लिए समझो एक दिन लगता है और ये सी टू डी जाने के लिए भी एक दिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये पास में होने के कारण इसकी स्पीड बढ़ गई और दूर होने के कारण स्पीड कम हो गई, बट इनका एरिया जो कवर है वो सेम है। कैसे? पास होने के कारण ये डिस्टेंस बढ़ गया बट ये डिस्टेंस कम है, दूर होने के कारण ये डिस्टेंस बढ़ गया बट ये डिस्टेंस कम है। यानी ऐसा होने के कारण वो जो एरिया कवर होता है प्लैनेट का इक्वल टाइम में, एक दिन में जितना एरिया कवर करना है वो सेम करेगा। देयरफॉर रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट, स्वीप यानी कवर करना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इक्वल एरिया। यानी ये इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कवर करता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया। This was the Kepler's second law and it cover equal area in equal interval of time. What is about the Kepler third law? ये प्लैनेट के बारे में कैसा घूमता है करके ये हम लोगों ने ये दिया। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का यानी ये जो डिस्टेंस है ये कम ज़्यादा रहता है, ओके, प्लैनेट और सन का। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है उसका एवरेज डिस्टेंस उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। तो स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड टाइम, टी यानी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन टू प्लैनेट। तो दिस इज कॉल्ड एज द केपलर्स थर्ड लॉ। नाउ क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी, अभी बताया था, गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अभी इस प्लैनेट को सर्कुलर ऑर्बिट घूमने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत है? सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ। तो नहीं, प्लैनेट नहीं, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट एंड द अर्थ। सैटेलाइट ले रहे हैं यहाँ पे, अर्थ के बारे में बता रहे हैं। तो अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट घूमेगा, तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बराबर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी सी फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा? एम एम कैंसल, आर आर कैंसल्स, वी सी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। तो वी सी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो दिस इज कॉल्ड एट द क्रिटिकल वेलोसिटी। नाउ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या हो गया? अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल
क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग और एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था GH यानी gm/r+h², इसमें पुट किया ये फार्मूले में। तो ये क्या होगा, स्मॉल आर एन ए क्या होता है, स्मॉल आर एन ए r+h। तो पुट किया तो क्या आएगा, तो r+h कैंसल, तो दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, 2 असाइनमेंट पढ़ लेना, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। ओके, तो आज के लिए ये इतना ही।